Hello and good morning, everyone. I am Shikha Agrawal. Welcome to the UGC Net platform. यूजीसी नेट ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को आउट कर दिया है, तो हमारा एग्जामिनेशन आशा है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या मिड जैन तक हो जानी चाहिए। हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, मोस्टली 80 to 85 डेज, जिसमें मैं 75 डेज का एक क्रैश कोर्स लेके आई हूँ, जिस ऑल 10 यूनिट्स को ये कवर करेगी। यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार यूनिट 1 ड्रामा है। ऑल 10 यूनिट्स में आपका ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, रिसर्च एप्टीट्यूड सारा आता है। इसमें इंडियन लिटरेचर के पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है, अमेरिकन लिटरेचर के पार्ट्स को, कैनेडियन को, फिगर ऑफ स्पीच को, लिटरेरी टर्म्स को, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये कोर्स यूं ही नहीं बनाई गई है। पिछले 20 इयर्स के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके जो यूजीसी नेट ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पुट डाउन किया, उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके काफी मेहनत से ये 75 डेज के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाई गई है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके रिवीजन पर्पस से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इन 75 डेज में लॉन्ग नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है। उन लॉन्ग नोट्स से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, छोटे छोटे कार्ड टाइप के नोट्स को। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 1 ड्रामा। यूनिट 1 ड्रामा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ड्रामा का मतलब समझना होगा। ड्रामा एक ऐसी कला है जिसमें लोग स्टेज पर एक्टिंग करके कहानी दिखाते हैं, जिसमें डायलॉग होते हैं, इमोशंस होते हैं और एक्शन सब होता है। इसका जन्म ग्रीक में हुआ था। आज से 2500 साल पहले रिलीजियस फेस्टिवल से यह ड्रामा जन्मा। पहले ड्रामा डायनोसिस, गॉड ऑफ वाइन के फेस्टिवल में होता था। लोग गाते थे, नाचते थे और कहानी सुनाते थे और भक्ति करते थे अपने गॉड डायनोसिस को खुश करने के लिए। जैसे हिंदू धर्म में गणेश जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी होते हैं, वैसे ग्रीक में उनके गॉड का नाम डायनोसिस है। और गॉड ऑफ वाइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रीक की मुख्य फसल जो है वो अंगूर, ग्रेप्स है, जिससे वाइन बनता है। कोरस का रोल क्या होता था? शुरुआत में कोरस 12 लोगों का समूह होता था। मिलकर वो 12 लोग गाते थे, नाचते थे, कहानी बताते थे। फिर उसमें से एक एक्टर आया, थेस्पिस, फर्स्ट एक्टर। उन्हीं 12 लोगों के ग्रुप से निकलकर वह व्यक्ति पहली बार कोरस से अलग होकर खुद कैरेक्टर बनकर डायलॉग बोला, इसीलिए उसे वर्ल्ड का पहला एक्टर कहा गया। ट्रेजेडी, कॉमेडी का जन्म हुआ। ठीक है, ग्रीक के लोगों ने 2 तरह का ड्रामा बनाया। ट्रेजेडी जो दुख भरी कहानी होती थी, कॉमेडी हंसने वाली कहानी। ग्रीक थिएटर, उन्होंने बड़े बड़े ओपन थिएटर्स, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ओपन थिएटर्स बनाए जहां हजारों लोग एक साथ ड्रामा देखते थे। रोमन ड्रामा, बाद में रोमन्स ने भी ड्रामा अपनाया। ग्रीक उन्हें उनसे ज्यादा एक्शन और इंटरटेनमेंट डाल दिया। मिडिएवल पीरियड जब आया तो चर्च जो है वो ड्रामा को फॉलो किया। यूरोप में जब रिलीजन इंपॉर्टेंट था, तब ड्रामा चर्च के अंदर रिलीजियस कहानियों, बाइबल की स्टोरीज पर होने लगी। मॉडर्न ड्रामा की शुरुआत एलिजाबेथन पीरियड, शेक्सपियर का टाइम आते आते ड्रामा एक लिटरेरी आर्ट बन गया। मतलब लिखना, पढ़ना और अपने इमोशंस को स्टेज पर परफॉर्म किया जाने लगा। यह 2 मिनट की जो ओवरव्यू मैंने दी है, अब हम समझते हैं लाइन टू लाइन हिस्टोरिकल रूट्स क्या था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2500 साल पहले 6th सेंचुरी बीसी में ग्रीक में एक जगह थी एथेंस। यहाँ पर फेस्टिवल होता था, रिलीजियस फेस्टिवल, जो कि उनके भगवान गॉड डायनोसिस को खुश करने के लिए, जो कि गॉड ऑफ वाइन
फर्टिलिटी और थिएटर माने जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी को बुद्धि के दाता, लक्ष्मी जी को मनी से जोड़ा जाता है, उसी तरह डायनोसिस को गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी और थिएटर से जोड़ा जाता था। इनका लिंक था सीजनल रिचुअल्स। ये जो फेस्टिवल होते थे वो सीजनल होते थे, अपने प्लांटिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, हार्वेस्ट के लिए। सिटी डायनोसिया जो कि एथेंस के अंदर आती है, द मोस्ट फेमस फेस्टिवल वेयर प्लेराइट्स competed. अर्ली परफॉर्मेंस वेयर कोरल सॉन्ग। पहले ये जो ग्रुप होता था, यहाँ पे आप स्टेज पे देख भी सकते हो, इन लोगों का जो ग्रुप था इसको कोरस बोलते थे। और ये लोग साथ में जो एक स्वर में गाते थे उनको कोरल सॉन्ग बोलते हैं। जैसे हमारे मंदिर में पंडित मंत्रों का उच्चारण एक साथ करते हैं, उसी तरह ये स्टेज पर अपने सॉन्ग्स को एक साथ गाते थे और उन सॉन्ग का नाम पड़ा कोरल सॉन्ग। पहले तो 12 लोगों का ग्रुप हुआ करता था और फिर 50 लोगों का ग्रुप होने लगा। उसी कोरल सॉन्ग में कुछ डांस जो करते थे उनको डिथ्रम्स बोलते थे, ठीक है। फिर क्या था कि उन लोगों के ग्रुप में से जो स्टेज पे परफॉर्म करते थे कोरल सॉन्ग, एक व्यक्ति आया थेस्पिस। आप देख सकते हैं वही, ये क्रिएटिव व्यक्ति है। इनको फादर ऑफ ड्रामा बोला गया। फर्स्ट स्टेप आउट फ्रॉम द कोरस एंड स्पीक लाइन्स क्रिएटेड द रोल ऑफ एक्टर हिप्पोक्राइट्स। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उन कोरल में से एक व्यक्ति को स्टेप आउट करें स्टेज पे। जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे, मान लीजिए ये 50 लोगों का ग्रुप है, इसमें से एक कैरेक्टर को स्टेप आउट करते हैं। ये जो सॉन्ग गाते थे, ये जो डायलॉग्स बोलते थे, उसको ये अपने हैंड एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, इमोशन से लोगों को कनेक्ट करता था एक्टिंग करके, तो लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाते थे। तो इसको क्या बोला गया? एक्टर। फर्स्ट एक्टर फ्रॉम द स्टेज, इसको इंट्रोड्यूस किया था थेस्पिस ने। इन्हीं का जो दिमाग था इतना वो चला कि लोग थिएटर से इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाए। इंट्रोड्यूस डायलॉग बिटवीन एक्टर एंड कोरस। फिर क्या होता था कि इन दोनों के बीच डायलॉग्स का एक्सचेंज होता था। ऑन द फर्स्ट रिकॉर्डेड प्राइज फॉर द ट्रेजेडी एट सिटी डायनोसिया। और इस काम के लिए, इस दिमाग के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए स्टेज पे इस एक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए थेसिस को फर्स्ट रिकॉर्डेड प्राइज फॉर द ट्रेजेडी एट सिटी ऑफ डायनोसिया में आज से 2500 साल पहले मिली थी, ठीक है। हम लोग एकदम शुरू से फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं ताकि पॉइंट टू पॉइंट एक इमेज हमारे अंदर क्रिएट होती जाए। फिर क्या है कि फर्दर इवोल्यूशन हुआ। उन कोरस में से एस्चुलस थे, सोफोक्लीस थे, यूरिपिडस थे। इनका क्या काम था कि स्टेज पे जो कोरस का ग्रुप था, थेस्पिस ने एक एक्टर को इंट्रोड्यूस किया। फिर एस्चुलस जो आए उन्होंने सेकेंड एक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक सेकेंड दो, उन्होंने बोला कि अगर दो एक्टर मिल के एक ही चीज को परफॉर्म करेंगे और आपस में आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज रखेंगे तो हम ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। कोरस का साइड जो है वो मोर ड्रामेटिक हो गया। फिर सोफोक्लिस आते हैं, उन्होंने बोला नहीं, एक एक्टर को और बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा कि अटेंशन कैप्चर करने में और प्लॉट डेवलप करने में, स्ट्रक्चर बनाने में हमें ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर यूरिपिडस आते हैं जिन्होंने फोकस किया ह्यूमन इमोशंस पे कि क्यों ना हम सिर्फ गॉड के फोकस करने के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें एक ह्यूमन इमोशंस भी डाला जाए, साइकोलॉजिकल डेप्थ भी इंट्रोड्यूस्ड किया जाए। स्टेज का आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ, ठीक है। फिर आता है कि जॉनरा क्या क्या था उस टाइम में। पहले तो ट्रेजेडी होती थी, ग्रू फ्रॉम द रिचुअल चैंट्स, डिथ्रम्स, सीरियस थीम अबाउट गॉड्स, फेथ एंड ह्यूमन सफरिंग। कि उसमें दिखाया जाता था ट्रेजेडी में एक ह्यूमन कैसे सफर कर रहा है और गॉड के मैजिक से कैसे वो सफर से हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। सीरियस थीम्स होते थे। फिर कॉमेडी फॉर्म डेवलप होता है 5th सेंचुरी में, ठीक है, 5th सेंचुरी बीसी में, ड्यूरिंग द
रूलर डायनोसिया यूज्ड ह्यूमर और सटायर का यूज करके। ये ह्यूमर और सटायर क्या होता है इसको हम बाद में जानेंगे। सटायर प्लेज होते हैं, कॉमिक रिलीफ मिलता है इसमें, हंसने के लिए कुछ भगदड़ टाइप का, कुछ हॉर्स प्लेज टाइप का परफॉर्म किया जाता है जिससे लोगों को हंसी आ जाती है। आफ्टर ट्रेजिक ट्रिलॉजीज, फिर की पॉइंट्स आता है ओरिजिन था। हम लोगों ने देखा कि कैसे ग्रीक में अपने गॉड डायनोसिस को खुश करने के लिए लोग गाना बजाना करते थे, वहां से फिर रिचुअल्स को कनेक्ट किया गया। फिर थेस्टिस आते हैं जिसको जो आर्टिस्टिक ड्रामा के फॉर्म में इसको डेवलप्ड करते हैं। फिर ट्रांजिशन हुआ कि कोरल सॉन्ग्स में से डायलॉग को निकाला गया, क्योंकि एक फर्स्ट एक्टर को थेस्टिस ने लाया, फिर सेकेंड एक्टर को एस्चुलस ने लाया, थर्ड एक्टर को यूरिपिडस ने लाया, तो मल्टी एक्टर प्लेज को इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस था कि सिविक को डेवलप करना, रिलीजियस फेथ को बढ़ाना, लोगों को इंटरटेन करना, एजुकेट करना मेन पर्पस होता था उस टाइम ड्रामा का। लिगेसी था फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न थिएटर एंड ड्रामेटिक। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने या नहीं पढ़ा होगा, ग्रीक इंपायर पे रोमन इंपायर ने हमला करके उनके राज्य को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। उन्होंने ज्योग्राफिकली तो कैप्चर किया, लेकिन ग्रीक की संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां के फेथ, वहां के रिलीजन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि रोमन लोग जो थे वो ग्रीक के हाव भाव में, ग्रीक के कल्चर को से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। तो वहां के जब कल्चर से, सोसाइटी से वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो ऑटोमेटिक वो लिटरेचर से भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, बिकॉज लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए। Influenced began 3rd century BC after Roman conquest Greek territories. ठीक है, रोमन कल्चर एब्जॉर्ब ग्रीक, रोमन कल्चर ने ग्रीक के आर्ट को, ग्रीक के लिटरेचर को, रिलीजन को, उनके थिएटर्स को एडॉप्ट किया, इन्फ्लुएंस्ड हुए उनसे। ड्रामा शिफ्ट हुआ फ्रॉम प्योरली रिचुअल्स टू पब्लिक एंटरटेनमेंट इन रोम। पहले क्या होता था, ग्रीक लोग जो लिखते थे वो काफी सीरियस थिंग्स को लिखते थे, लेकिन जब रोम ने ग्रीक पे हमला किया, वहां के लिटरेचर से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, उन्होंने शिफ्ट किया ड्रामा को एक एंटरटेनमेंट फॉर्म में, ताकि अब सीरियसनेस से थोड़ा सा लाइटनेस सोसाइटी में आए। ठीक है, थोड़ा मूड हल्का हो, खाली सीरियस चीजें ही नहीं दिखाई जाए। लिवियस एंड्रोनिकस, a Greek slave in Rome, translated Greek plays into Latin। ठीक है, लिवियस एंड्रोनिकस ने, जो कि एक स्लेव था, एक दास था ग्रीक का, रोम में रहता था, उन्होंने ट्रांसलेट किया ग्रीक प्लेस को लैटिन में, इंट्रोड्यूस्ड ग्रीक ड्रामा टू रोमन ऑडियंस, और ग्रीक ड्रामा को रोमन के ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया उनकी लैंग्वेज में, पुट डाउन करके, राइट करके। किसने किया ये काम? लिवियस एंड्रोनिकस ने। सो अर्ली रोमन थिएटर वाज मेनली एडॉप्टेड फ्रॉम ग्रीक ऑरिजिन। ठीक है, तो ग्रीक का कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने, रोमन ने ग्रीक के भूमि पे, ग्रीक के ज्योग्राफी पे तो कब्जा किया, लेकिन ग्रीक ने उनको अपने कल्चर्स के अंदर समा लिया। सो की रोमन ड्रामाटिस्ट थे हमारे प्लूटस और टेरेंस। Adopted Greek new comedy of Menander, added slapstick humor, Roman settings, song and dance। टेरेंस ने क्या किया? टेरेंस कैसे ग्रीक से इन्फ्लुएंस थे? ऑल्सो एडॉप्टेड ग्रीक कॉमेडीज बट विथ रिफाइंड लैंग्वेज एंड मोरल टोन।
टेरेंस ने ग्रीक कॉमेडीज को एडॉप्ट किया, लेकिन अपना लैंग्वेज थोड़ा रिफाइंड कर दिया और उसमें मोरालिटी का टोन डाल दिया। ठीक है। फिर मेन इन्फ्लुएंस था बोरोड ग्रीक प्लॉट, स्टॉक कैरेक्टर का मतलब होता है मजाकिया कैरेक्टर, जो हर एक ड्रामा में दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक सर्वेंट का रोल, या मैं बोलूं कि एक जोकर का रोल, या मैं बोलूं कि थीप का रोल, चोर का रोल, कुछ इस टाइप के रोल्स को स्टॉक कैरेक्टर की कैटेगरी में हम जानते हैं, जो कि मास्क, कॉस्ट्यूम्स और स्टेज डिजाइन पर फोकस करते थे। उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड थे। प्रिजर्व ग्रीक कॉमेडी स्टाइल न्यू कॉमेडी के फॉर्म में इसको जाना जाने लगा। रोमन ट्रेजेडी आल्सो इन्फ्लुएंस्ड ग्रीक मैथोलॉजिकल थीम्स, shifted a Roman taste, more spectacles, entertainment and everyday humor। और रोमन का जो टेस्ट था वो थोड़ा प्रैक्टिकल होने लगा था, सिर्फ सीरियस चीजों को वो नहीं दिखाते थे। मान लेते हैं कि वो ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड थे, लेकिन उसमें एक एवरीडे ह्यूमर, प्रैक्टिकल लाइफ को पुट डाउन करने की एक कोशिश जागृत हुई थी। सो लिगेसी क्या था? ग्रीक ड्रामा लेड द फाउंडेशन ऑफ रोमन थिएटर। ग्रीक ड्रामा ने रोमन थिएटर का फाउंडेशन तैयार किया। रोमन्स कैरिड फॉरवर्ड ग्रीक ड्रामेटिक फॉर्म्स, और रोमन ने ग्रीक के ड्रामेटिक फॉर्म्स को लेके आगे बढ़ा। लेटर इन्फ्लुएंस मिडिएवल एंड रेनेसांस ड्रामा इन यूरोप, और बाद में रोम से मिडिएवल ड्रामा और रेनेसांस के ड्रामा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सो एक फाउंडेशन आप माइंड मैप रेडी करते जाइए, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपको ड्रामा का एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगी, जिससे आप कनेक्टिविटी बना सकेंगे, अपने माइंड के न्यूरॉन्स को जोड़ सकेंगे, पिक्चर इमेज इमेजिनेशन क्वालिटी आपके अंदर डेवलप्ड होगी। सो मेरे एक एक वर्ड्स पे आप कंसंट्रेट करें। बिल्कुल ये वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होगी। ग्रीक ड्रामा और रोमन ड्रामा में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। ग्रीक ड्रामा जो है वो रिटन परफॉर्म्ड इन ग्रीक होता था, उनका लैंग्वेज ग्रीक होता था, लेकिन रोमन का लैंग्वेज लैटिन होता था। ठीक है। फिर इनका थीम्स क्या होता था? ग्रीक लोग, मैंने अभी जस्ट बताया, डीपली फिलोसफिकल, मैथोलॉजिकल और काफी सीरियस, ट्रेजिक इन नेचर थे। लेकिन रोमन ड्रामा जो था वो थोड़ा लाइटर इन टोन था, थोड़ा सीरियसनेस को छोड़ के कॉमेडी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। उसमें ह्यूमर्स होते थे, फार्सिकल टोन होता था, जिसको कॉमेडीज बोला जाता है इनडायरेक्टली। कैरेक्टर्स ग्रीक ड्रामा में नोवेल हीरोज होते थे, ट्रेजिक फिगर्स होता था, गॉड होते थे, और लीजेंडरी किंग्स मतलब फेमस किंग, उनके ब्रेवरी को शो करने के लिए कैरेक्टर्स होते थे। और रोमन ड्रामा में जो ड्रामा के कैरेक्टर होते थे वो स्टॉक कैरेक्टर्स, मजाकिया कैरेक्टर्स और चालाक, क्लेवर, पुलिस कैरेक्टर, ओल्ड मैन की चालाकी, सब ये सब दिखाई जाती थी। सोसाइटी के मजाकिया रूप में आप क्या दिखाएंगे? आप या तो चालाकी दिखाएंगे, या मूर्खता दिखाएंगे, या स्टॉक कैरेक्टर्स की एक्टिविटीज को शो करेंगे, उसी से तो हमें हंसी आएगी। फिर ग्रीक ड्रामा का फॉर्मल स्ट्रक्चर था कोरल ड्राइवन। ठीक है, जो कि कोरस पे बेस होता था। कोरस कमांडेड ऑन एक्शन और मोरल लेसन। कोरस जो 50 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, वो पूरे एक्शंस को कमांड करता था, मोरल लेसन्स को प्रोवाइड करता था। लेकिन जब रोमन ड्रामा आता है, वो कोरस को रिड्यूस्ड करता है, फोकस करता है मोर ऑन डायलॉग, क्योंकि एसुलस ऑफ फोकिस और यूरिपिडस ने 3 एक्टर को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था स्टेज पे, जिससे ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट को रोमन ने एनालाइज किया और एक्शन में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, एक्टर को
एक्टर की संख्या को इस स्ट्रक्चर में बढ़ावा दिया। मतलब कि 3 एक्टर हो सकते हैं, रोमन ने 5 एक्टर 7 एक्टर को इंट्रोड्यूस किया होगा, जिससे डायलॉग जो है जब आपके स्टेज पे 7 कैरेक्टर्स हैं तो उनके बीच भी तो डायलॉग्स होगी, बातचीत होगी, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस होगा, तो उनको वो इंटरटेनमेंट का पार्ट बनाएगा। सो इनका पर्पस क्या होता था? ग्रीक ड्रामा का पर्पस होता था कि ये रिलीजियस और मोरल होते थे, और कम्युनल रिफ्लेक्शन ऑन फेथ, फेथ हमारे विश्वास का जो क्या रिफ्लेक्शन होता है उसको एक कम्युनिटी लेवल पे दिखाते थे, गॉड्स को, जस्टिस को रिप्रेजेंट करते थे। फिर रोमन ड्रामा आता है जिसका एम था पब्लिक इंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल सटायर एंड सोशल ह्यूमर्स को दिखाना। ठीक है, पब्लिक कैसे अब खुश हो सके, और राजनीति में किस तरह का द्वंद्व चल रहा है उसको एक मजाकिया रूप में रिप्रेजेंट करना, नेताओं की एक्टिंग करना, सोशल ह्यूमर्स को दिखाना। प्ले राइट्स लाइक ग्रीक ड्रामा में एशुलस थे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड एक्टर को रिप्रेजेंट किया था, सोफोक्लिस थे जिन्होंने थर्ड एक्टर को रिप्रेजेंट किया था, यूरिपिडस थे और एरिस्टोफेंस थे जिन्होंने ड्रामा की ट्रेजेडी को कॉमेडी की तरफ शिफ्ट किया था। रोमन ड्रामा जो था वो प्लूटस, टेरेंस जिन्होंने कॉमेडी को रिप्रेजेंट किया और सेनेका ने ट्रेजेडी को। ठीक है, फिर हमारे लिए की पॉइंट्स जो है यूजीसी नेट के लिए, वो ग्रीक ड्रामा वाज रिचुअलिस्टिक एंड मोरल। ऑब्वियस है कि हमने अभी देखा रोमन ड्रामा बिकम इंटरटेनिंग एंड ऑडियंस टू फोकस। ये बोथ लाइन जो है वो कंक्लूजन है आपका कि ग्रीक ड्रामा जो है वो सीरियस होता था और मोरल लेसन्स देता था, रोमन ड्रामा जो है वो इंटरटेनिंग होता था, ऑडियंस पे फोकस करता था कि ऑडियंस का मूड कैसे लाइट हो सके। तो ग्रीक ड्रामा में हमारे सबसे पहले जो राइटर थे वो थे एशुलस, जिनको फादर ऑफ ट्रेजेडी बोला जाता है। इनोवेशंस था इनका, सेकेंड एक्टर को रिप्रेजेंट किया था स्टेज में, फर्स्ट एक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले थे थेस्टिस। डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर, जब दो एक्टर होंगे स्टेज पे तो इन दोनों के बीच डायलॉग, बातचीत होगी, आई कांटेक्ट होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, एक्शन होगा। ठीक है, तो इनका डायलॉग जो है दो कैरेक्टर्स के बीच बढ़ा, और रिड्यूस्ड कोरस, जो कोरस का ग्रुप था जो सॉन्ग साथ में गाते थे और अपने मॉरल्स लेसन्स को देते थे, इनमें से जब दो पर्सन निकल जाएगा तो कोरस की संख्या में रिडक्शन आएगा ना, वही चीज बोला जा रहा है। मेजर वर्क्स था इनका द पर्शियन, जो कि हिस्टोरिकल ट्रेजेडी बोला जाता है। ठीक है, फिर था 7 अगेंस्ट थेबस, ठीक है। चौथा था द सप्लिएंट्स, एग्जिमेनॉन, द लिबरेशन बैरियर। ठीक है, और है क्या इसमें, और ये भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनका वर्क जो है आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस वर्क को आप 2 बार पढ़ें, द पर्शियन, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, 7 अगेंस्ट थेबस। ठीक है, और ऑडिपस सन्स, फेथ एंड वॉर को रिप्रेजेंट करता है। ऑडिपस की जो स्टोरी है वो भी मैं बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जिमेनॉन, द लिबरेशन बैरियर, द यूरिमेंडस। सेकेंड हमारे आते हैं सोफोक्लिस, जो कि थर्ड एक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्टेज पे। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसे डेवलप होता है, हमारा प्लॉट डेवलप होता है। प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट का मतलब होता है कि आप स्टोरी के लिए क्या थीम तैयार कर रहे हो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर रहे हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सन का अगर अलग है तो थर्ड पर्सन, अगर 3 लोग आते हैं
डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका प्लॉट और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो मेजर वर्क्स है इनका एजेक्स, एंटीगोन, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ये ओडिपस रेक्स, जिससे यूजीसी नेट में बार बार क्वेश्चंस आए हैं। जो ओडिपस रेक्स में फेथ, क्लासिकल ट्रेजेडी को देखा जाता है, इलेक्ट्रा और फिलोक्रेट्स। सो थर्ड हमारे आते हैं यूरिपिडस, जिन्होंने साइकोलॉजिकल डेप्थ को और ह्यूमन इमोशंस को, रियलिज्म को स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया। इनका मेजर वर्क था मीडिया, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। रिवेंज, मीडिया में क्या हुआ था, रिवेंज लिया गया था, बदला लिया गया था। पैशन, फर्स्ट फीमेल के रोल को काफी हाईलाइट किया गया था, फीमेल के रोल को स्टेज पे रिप्रेजेंट किया गया था। इसमें विच क्राफ्ट वगैरह भी दिखाई जाती है। मैं बताऊंगी इस वर्क के बारे में भी, ठीक है। ट्रोजन वॉर के बारे में उन्होंने काफी डिटेल में इस वर्क में बताया है, तो आप देख सकते हैं आपका ये वर्क्स है। ये प्रोमेथियस बाउंड जो है ये आपका VDI है, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर अटेम्प्ट। एरिस्टोफेंस जब आते हैं, ग्रीक के ये आपके राइटर हैं, जो कि फादर ऑफ कॉमेडी बोले जाते हैं। इनका पॉलिटिकल सटायर, सोशल कॉमेंट्री और ह्यूमर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनका वर्क जो है द क्लाउड, ये काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। सो लिटरेचर को पढ़ते हैं तो रोमन लिटरेचर का फेथ कैसे हुआ, वो कैसे उनका कल्चर वैनिश हुआ, कैसे ड्रामा का फेथ हुआ, तब तो ब्रिटिश कल्चर आगे बढ़ेगी। तो आइए समझते हैं। तो रोमन एडॉप्टेशन एंड डिक्लाइन, रोमन का जो है वो एडॉप्टेशन हुआ और डिक्लाइन कैसे हुआ। प्लूटस, टेरेंस और सेनेका एडॉप्टेड ग्रीक स्टाइल। हम लोगों ने जाना कि ये तीनों राइटर जो थे वो रोमन राइटर थे, जो कि ग्रीक से काफी प्रभावित थे। बाय फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी पब्लिश स्पेक्टिकल्स लाइक, देखिए अब मैं इसको एक कहानी की जैसे समझाती हूँ, आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करें। ग्रीक में राइटर जैसे थे एस्चुलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडस और एरिस्टोफेंस ने ड्रामा लिखना शुरू तो किया। उसका रिस्पेक्ट बहुत था। उन लोगों को सोसाइटी और किंग्स दोनों रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उनके प्लेज रिलीजियस और मोरल वैल्यूज पर बेस्ड होते थे। रिलीजियस कनेक्शन क्या रहा, पहले प्लेज भगवान डायनोसिस के ऑनर में लिखे जाते थे, इसीलिए प्ले राइट जो थे वो धार्मिक व्यक्ति माने जाते थे, उनको लाइक गुरु के हिसाब से देखा जाता था। फिर ग्रीक थिएटर में लिखने और परफॉर्म करने के कंपटीशन होने लगे, जीतने वाले प्ले राइट्स को अवार्ड मिलने लगा। फिर जब रोमन ने ग्रीक कल्चर एडॉप्ट किया था, उन्होंने ड्रामा को ज्यादा इंटरटेनिंग और वल्गैरिटी के फॉर्म में बदल दिया। फिर क्या हुआ कि मशहूर रोमन राइटर जैसे प्लूटस, टेरेंस और सेनेका, इन्होंने ग्रीक स्टाइल को अपनी लैंग्वेज लैटिन में लिखा। मैं सारा पॉइंट रिव्यू करवा रही हूँ, आप लोगों को सुनते जाइए। फिर रोमन पीरियड में ग्रीक प्लेराइट्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया, क्योंकि लोग फन, एक्शन पर बेस्ड प्लेज पसंद करने लगे। कुछ रोमन प्लेराइट्स पॉपुलर हुए, पर उन्होंने सीरियस आर्ट के राइटर नहीं माने जाते थे, सिर्फ इंटरटेनर्स समझा जाता था। कि रोमन जो थे वो समय में कभी कभी सरकार के प्लेज पर रिस्ट्रिक्शन लगाती थी कि ये लोग पॉलिटिकल सटायर करते हैं, इनकी प्लेस को बंद करो, सरकार बोलती थी, किंग्स बोलते थे। अगर उनमें रूलर्स या गॉड का मजाक बनाया गया हो उनके प्लेज में। ग्रीक प्लेराइट्स के वर्क्स आज भी गाइज स्टडी किए जाते हैं, उन्हें क्लासिकल लिटरेचर का बेस माना गया, जबकि रोमन प्लेज
ज्यादातर इमिटेशन बनकर रह गया। इतना समझने के बाद इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में समझाती हूँ कि इन लोगों का जो प्लूटस थे, इन लोगों रोमन के जो राइटर थे प्लूटस, टेरेंस और सेनेका, इन्होंने ग्रीक स्टाइल को एडॉप्ट किया था। फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी सी में पब्लिक स्पेक्टिकल्स और उसको रेसेस और ओवरलुक थिएटर्स इन पॉपुलैरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि लोग एक ही चीज देख देख के बोर हो गए थे, क्योंकि रोमन ने ग्रीक के कल्चर को एडॉप्ट किया था। अब जो है जैसे कि हम देखते हैं कि कर्नाटक में दो भैंसे दो बैल एक साथ लड़ती है, उनके फेस्टिवल्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस टाइप का कुछ शो होने लगा। लोग रेस देखने लगे, कुछ गेम्स का शो होने लगा, तो ड्रामा से अट्रैक्शन यहाँ पे लोगों का काफी कम होने लगा, क्योंकि इसमें कुछ नया तो था ही नहीं। रोमन्स ने ग्रीक को इमिटेट किया था, उसको थोड़ा इंटरटेनिंग वे में रिप्रेजेंट किया था। फिर क्रिश्चियन लोग जो आए वो लोग बोले क्या, ये रोमन लोग ने ड्रामा को काफी वल्गैरिटी, इंटरटेनिंग के लिए थोड़ा सा वल्गैरिटी भी वो लोग उसमें डालते थे, कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाते थे जो सोसाइटी को करप्ट कर रही थी। ऐसा क्रिश्चियंस का मानना था कि वो लोग मॉरल लेसन्स नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं, इनके ड्रामा फॉर्म्स को बंद करो। बिटवीन 4th to 5th century सी क्रिश्चियन ऑथोरिटीज कंसिडर थिएटर इमोरल, थिएटर को इन्होंने इमोरल बोला और पैगन बोला। बिगिनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड disappearance of playwrights. Theater in Dark Ages. From 5th to 10th century सी पब्लिक थिएटर डिक्लाइन हुआ यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम में क्रिश्चियनिटी जो है काफी अपने मॉडर्न लेसन्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट हो रही थी सोसाइटी में। तो ग्रीक और रोमन ड्रामा सर्वाइव्ड करने लगा ओनली इन द मोनास्टिक मैन्युस्क्रिप्ट एंड एजुकेशनल टेक्स्ट। अब ये थिएटर में दिखाया जाने नहीं लगा, क्योंकि इसमें वल्गैरिटी, इंटरटेनमेंट भी जो होती थी वो काफी मजाकिया रूप में होती थी, पॉलिटिकल सटायर होता था, तो किंग्स नहीं चाहते थे कि वो इसमें गॉड का मजाक उड़ाए, किंग्स की लिगेसी का मजाक उड़ाए। सो इस तरह से ड्रामा का आप पूरा पिक्चर, एक मैप, माइंड मैप रेडी कर सकते हैं कि ड्रामा कैसे ग्रीस से स्टार्ट होकर के रोमन तक गई। रोमन ने ग्रीक के सारे वे ऑफ कल्चर को अपने लिटरेचर में पुट डाउन करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सीरियस से कॉमेडी के रूप में, इंटरटेनिंग वे में वल्गैरिटी शो करने लगा, तो फिर क्रिश्चियन ने उनके ड्रामा को बंद कर दिया। तो यहाँ से ओरिजिन ऑफ ग्रीक ड्रामा टू रोमन ड्रामा का डिक्लाइन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा। मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगी। ड्रामा जो है वो ग्रीक में जन्मा, रोमन आए, ग्रीक पे कब्जा किए, वहां के ड्रामा, वहां के कल्चर ने उनको इन्फ्लुएंस्ड किया, प्रभावित किया। फिर वो लोग ग्रीक के चीजों को अपने वे में, अपनी लैंग्वेज लाइट टोन में इमिटेट करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने ड्रामा को वल्गर रूप में रिप्रेजेंट करने की एक कोशिश की, जिसमें पॉलिटिकल सटायर होने लगा, राजनेताओं के बारे में, किंग्स के पॉलिटिकल व्यू के बारे में वो लोग मजाक की तरह दिखाने लगे, गॉड का भी मजाक उड़ाने लगे इंटरटेनिंग पर्पज से। तो क्रिश्चियन आते हैं और बोलते हैं ये सारी चीजें बंद करो, तो फिर उनका लिटरेचर जो है वो टेक्स्ट में, बुक्स में और सिर्फ विचारों में बनकर रह गया। इस तरह से ओरिजिन ऑफ ग्रीक ड्रामा फॉर्म, डिक्लाइन ऑफ रोमन ड्रामा आपने समझा। कल से हम ब्रिटिश लिटरेचर स्टार्ट करेंगे विथ फुल पैकेट ऑफ एनर्जी, और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको इस सीरीज को
फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली रात 9 बजे यह वीडियो आपके चैनल यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर विद शिखा मैम पे आएगी। इसको फोकस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।